साथियों, मुझे आशा है कि आप सभी ने एनिमल किंगडम अध्याय का आनंद लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि सभी जीवित प्राणियों को कैसे वर्गीकृत किया जाए और उनकी विशेषताओं के आधार पर उनका नाम कैसे रखा जाए। अब यह अंतिम और प्यारा विषय नाम पद्धति है, जिसके द्वारा आपके प्रत्येक प्रजाति को उचित और विशिष्ट नामकरण करना सीखते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है और हर किसी को कैरोलस लिनियस द्वारा बनाए गए इन नियमों को याद रखना होगा। आइए कैलोरस लिनियस के बारे में कुछ जानते हैं। पहला, कैरोलस लिनियस कार्ल वॉन लिने का जन्म स्वीडन में हुआ था और वह पेशे से एक डॉक्टर थे। उनकी रुचि पौधों के अध्ययन में थी। 22 साल की उम्र में उन्होंने पौधों पर अपना पहला पेपर प्रकाशित किया। एक धनी सरकारी अधिकारी के निजी चिकित्सक के रूप में काम करते हुए उन्होंने अपने नियोक्ता के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने 14 पेपर प्रकाशित किए और प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे भी निकाली, जिससे सभी मौलिक वर्गीकरण संबंधी शोध शुरू हुए। उनकी वर्गीकरण प्रणाली पौधों को फिर से पहचानने में सक्षम बनने के लिए व्यवस्थित करने की एक सरल योजना थी। नाम पद्धति। जीवों के व्यवस्थित नामकरण की आवश्यकता क्यों है? निम्नलिखित पशुओं और पौधों के नाम जितनी संभव से उतनी भाषाओं में ढूंढें। पहला, बाघ। दूसरा, मोर। तीसरा, चींटी। चौथा, नीम। पांचवा, कमल। छठा, आलू। क्या आपको नहीं लगता है कि एक विशिष्ट सामान्य नाम की आवश्यकता है? जैसे कि आप समझ सकते हैं कि विभिन्न भाषाओं में बोलने या लिखने वाले लोगों के लिए यह जानना मुश्किल होगा कि वे एक ही जीव के बारे में कब तक बात कर रहे हैं। दूसरा, इस समस्या का समाधान जीवों के लिए एक वैज्ञानिक नाम पर सहमति से किया गया, जिस तरह से दुनिया भर में विभिन्न पदार्थों के लिए रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग किया जाता है। तीसरा, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम इस प्रकार अद्वितीय है और इसे दुनिया में कहीं भी पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा, वैज्ञानिक नामकरण या नाम पद्धति की जिस प्रणाली का हम आज उपयोग करते हैं उसे 18वीं शताब्दी में कैरोलस लिनियस द्वारा शुरू किया गया था। पांचवा, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम वर्गीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है जो इसे उन प्राणियों के साथ रखता है जिनसे यह सबसे अधिक संबंधित है। छठा, लेकिन जब हम वास्तव में प्रजातियों का नाम देते हैं तो हम उन समूहों के पूरे पदानुक्रम को सूचीबद्ध नहीं करते हैं
जिनमें से वह संबंधित है। छठा, इसके बजाय हम खुद को उस विशेष जीव के वंश और प्रजाति का नाम लिखने तक ही सीमित रखते हैं। And species of that particular organism. आठवां, दुनिया भर में इस बात पर सहमति बनी है कि इन दोनों नामों का इस्तेमाल लैटिन ग्रुपों में किया जाएगा। द्विपद नाम पद्धति क्या है? जीवों की नाम पद्धति की जैविक प्रणाली जिसमें नाम दो शब्दों से बना होता है, जहाँ पहला शब्द वंश को और दूसरा शब्द जीव की प्रजाति को इंगित करता है। नौवां, वैज्ञानिक नाम लिखते समय कुछ परंपराओं का पालन किया जाता है। अ, वंश का नाम बड़े अक्षर से शुरू होता है। बी, प्रजाति का नाम एक छोटे अक्षर से शुरू होता है। सी, मुद्रित होने पर वैज्ञानिक नाम इंटेलिक में दिया जाता है। डी, जब हाथ से लिखा जाता है तो वंश का नाम और प्रजाति का नाम अलग अलग रेखांकित किया जाना चाहिए। इतना ही विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपने समग्र रूप से जीवित प्राणियों में विविधता अध्यय का आनंद लिया है। नाम पद्धति नियमों और विनियमों को याद रखें, सभी जीवों का अवलोकन करना शुरू करें और उनके नामों और जगहों को समझें। इस भिन्न प्रकार के जीवन की दुनिया में आइए अपना पहला कदम शुरू करें। उससे पहले एक बार अपने स्कूल की प्रयोगशाला में निम्नलिखित पशुओं को देख लें। अपने स्कूल लैब में स्टारफिश के नमूने का निरीक्षण करें। जब आप किसी नज़दीकी समुद्री तट पर जाएं तो एक स्टारफिश इकट्ठा करें और इसके भ्राम्य लक्षणों का निरीक्षण करें। यदि संभव न हो तो अपने स्कूल की प्रयोगशाला में जाएं और तारा मछली के नमूने का निरीक्षण करें। अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में नोट करें। आप तारा मछली की त्वचा पर क्या पाते हैं? क्या कोई भुजाएं और किरणें आकार की है? क्या आपको तारा मछली के बीच में एक छोटा सा छेद मिलता है? ये विशेष रूप से समुद्री जीव और हेजहोग की तरह कांटेदार त्वचा वाले पशु हैं। चिनोस, स्पाइन, डर्म त्वचा सभी इचोनोड्स समुद्री है। वे मीठे पानी या ज़मीन पर नहीं रह सकते। वे तल के निवासी और बेंथिक है। अधिकांश पेंटामेरल है, जिसका अर्थ है उनमें 5 या 5 के गुणकों में भुजाओं की किरणों के साथ 5 गुना समरूपता है।
अपने स्कूल की प्रयोगशाला में मछली का निरीक्षण करें या किसी मछुआरे से मछली इकट्ठा करें और उसकी बाहरी विशेषताओं के निरीक्षण करें। आपने मछली के शरीर के अंदर एक लंबी रीढ़ देखी होगी। यह मछली की रीढ़ की हड्डी है। मछली से लेकर सभी पशुओं में रीढ़ की हड्डी होती है और उन्हें कशेरुक कहा जाता है। मछली की त्वचा का निरीक्षण करें। यह किस तरह का दिखता है। मछली को चीरे और उसके हृदय का निरीक्षण करें। इसके हृदय में कितने कक्ष दिखाई देते हैं। यदि आप एक छोटी मछली को कुछ समय के लिए पानी से बाहर रखें तो क्या होगा? सोचो क्यों? मछलियाँ रीढ़ की हड्डी वाली पहली जीव है। शरीर शल्कों से ढका हुआ है। हृदय 2 कक्षीय होता है। ये जल के जीव है और ज़मीन पर जीवित नहीं रह सकते। गिल्स नामक विशेष अंग होते हैं जो इसके श्वसन के लिए उपयोगी होते हैं। अपने स्कूल लैब में निरीक्षण करें। कॉकरोच का नमूना या एक तिलचट्टा या कोई कीट इकट्ठा करें और निरीक्षण करें कि त्वचा कैसी दिखती है। क्या आपने त्वचा पर कोई कठोर परत देखी? शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? पैरों का निरीक्षण करें और बताएं कि यह कैसा और क्या दिखता है। कुछ और पशुओं के नाम बताइए जिनके पैर जुड़े हुए हैं, जैसे कि कॉकरोच में देखा जाता है। इन्हें ऑर्थोपोडा, ऑर्थोजाइट्रेड पॉड्सलिंग्स में शामिल किया गया है क्योंकि इनके पैर जुड़े हुए होते हैं। इस समूह के अधिकांश पशु कीड़े हैं। शरीर 3 भागों में बटा हुआ है, सिर, वश और पेट। बातों को याद रखें। बहुत निकट से संबंधित आबादी में देखे जाने वाले अंतर को भिन्नता कहा गया है। प्रकृति में कोई भी 2 जीव एक जैसे नहीं होते। वर्गीकरण हमें जीवन रूपों में विविधता की खोज में मदद करता है। वर्गीकरण प्रकृति में मौजूद जीवों का व्यवस्थित अध्ययन है। जीवन रूपों का वर्गीकरण उनके विकास से निकटता से संबंधित है। सभी जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया जैसे 5 प्रमुख जगतों में वर्गीकृत करने के लिए जिन प्रमुख विशेषताओं पर विचार किया जाता है वे हैं पहला, चाहे वे प्रोकैरियोटिक या
यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बने हो। दूसरा, चाहे कोशिकाएं अकेले रहती हो या उपनिवेशों में। तीसरा, क्या कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है और क्या वे अपना भोजन स्वयं बनाती है? याद करें